Hello and good morning everyone. I welcome you all at UVerse IS. I hope everyone is doing well. So today is 22nd April 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel EduVerse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस एक्सीड 2023 एंड 24 टारगेट. अब एक्चुअली हम बात कर रहे हैं किसकी, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की. टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स क्या होता है. टैक्स एक तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जिसके वजह जहाँ से गवर्नमेंट का क्या आता है, आपका रेवेन्यू आता है. ठीक है, और ये जो टैक्स होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं. टैक्स होता है एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल हम अपने घर का टैक्स पे करते हैं और जो भी यहाँ पे पूरे टैक्स के चार्जेस होते हैं जो हम डायरेक्टली, है ना, आपकी जितनी फॉर एग्जाम्पल सैलरी है तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया डिसाइडेड है उस बेसिस पर जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो इनडायरेक्ट वे में हम पे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक फोन खरीदा और उस फोन में वेरियस जो टैक्स हैं वो लगाए गए हैं. तो हमने खरीदा क्या है, हमने फोन खरीदा है, बट उसमें टैक्स वगैरह सारी चीजें जीएसटी वगैरह जो भी इंक्लूडेड है वो सारी चीजें इंक्लूड होके हमने टोटल बिल दिया. तो हमने क्या किया, पहले ये फोन खरीदते टाइम हमने टैक्स दिया और वो टैक्स फिर बाद में जाता है जो भी आपका मतलब हम कह सकते हैं कि शॉपकीपर है. ठीक है, तो शॉपकीपर फिर जो टैक्स पे करेगा सारी चीजें, तो वो एक तरीके से हमने क्या डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया नहीं, हमने तो फोन पर खर्चा किया अपना, लेकिन वो हमने उस पर टैक्स तो दिया है ना. सो ये होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स. आई होप आपको ये क्लियर होगा. अब एक्चुअली यहाँ पर इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में देखेंगे तो 2023 एंड 24 का जो हमारा टारगेट था तो उसमें डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हमारा क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है. ओके, सो हियर यू विल सी इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ग्रो 17.7% इन 2023 एंड 24 टू हिट 19.58 रुपीज लाख करोड़ रुपीज, मार्जिनली surpassing the revised estimate for the year thanks to surge in personal income tax whose share the tax kitty rose to 53.3% from 50.06%. तो यहाँ पर एक्चुअली जो हम पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा हमें मतलब कि सर्ज देखने को मिला है. पहले इसका जो शेयर था इट वाज 50.06% और ये अब इंक्रीज होकर कितना हो चुका है, 53.3% यहाँ पर हुआ है. ओके, कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हैं तो इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा यहाँ पर डिप हुआ है. पहले 49.6% था, अब 46.5% हो गया है, बट पर्सनल इनकम टैक्स में हमें यहाँ पे इजाफा मतलब सर्च देखने को मिला है. ओके, so net personal income tax collection including STT amounted to 10.44 lakh crore rupees, showing a growth of 25.23%. Net corporate tax collection amounted to 9.11 lakh crore rupees, showing a growth of 10.26%. Okay, so I hope आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. अब हम एक बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर लेते हैं. So it will be levied on income, profits and other activities. तो यहाँ पर जो हमारी इनकम होती है ना, मतलब आपकी सैलरी कितनी मिल रही है, अगर 7 लाख रुपए है आपकी एनुअली सैलरी, अगर हम बात करते हैं कि 10 लाख रुपए है ना, और 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए, तो उससे आपको कुछ पार्ट क्या करना पड़ता है, यहाँ पर गवर्नमेंट को देना पड़ता है. आपकी कोई कंपनी है उसमें आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उस जो भी अदर एक्टिविटीज हैं तो उस पर डायरेक्ट टैक्स आपको पे करना होता है. आर लेविड ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, उन पर टैक्स लगाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स. इट इज पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन कंसर्न. यहाँ पर पर्सन जो होता है वो डायरेक्टली यहाँ पर पे करता है. और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, अगर यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा एक पेंसिल खरीदता है और उस पेंसिल पर टैक्स लग रहा है तो वो भी यहाँ पे एक तरीके से क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है. सो द टैक्स इज पेड एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस बाय द पर्सन बाइंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रीवियस ओनर, बट द फाइनल टैक्स इज पेड इन इट्स एंटायरिटी बाय द कंज्यूमर. ओके, सो इट विल बी पेड व्हेन द टैक्स पेयर हैज रिसीव द इनकम. डायरेक्ट टैक्स कब पे किया जाता है, जब पर्सन को इनकम मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी अगर महीने की 3 लाख रुपए है
और साल भर की मैं अगर बात करती हूँ, एनुअली मेरी जो सैलरी है, मैंने बोला 40 लाख रुपीस पर अन्नम है, तो मुझे जब ये सैलरी मिल जाएगी पूरी, तो क्या करना होगा, इस पर टैक्स पे करना होगा। एंड इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, इट इज पेएबल बिफोर द गुड्स एंड सर्विसेज हैव रीच्ड द फाइनल टैक्स पेयर। Collecting these taxes in India is complex. Collecting these taxes is relatively straightforward. डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, कई बार लोग यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करना इंडिया में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हम अपने बहुत सारे खर्चे दिखा देते हैं यहाँ पर कि हमारा यहाँ पे यहाँ एक्सपेंड हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल कंपनीज की बात करते हैं, कंपनीज यहाँ पे अपना जो लॉस होता है उसको शो कर देती हैं। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स को थोड़ा सा कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, बट रिलेटिवली अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, सो इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्जाम्पल्स आपके इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो होते हैं, एग्जाम्पल्स इसमें जीएसटी, वेट, एक्सरसाइज ड्यूटी, सेस चार्जेस जो लगते हैं आपके, सेस और सर चार्जेस। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज See, today is World Earth Day. 22nd April is celebrated as a World Earth Day. इससे रिलेटेड यहाँ पर आज आपके देखेंगे ये वाला आर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल भी यहाँ पर है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो ये आर्टिकल और ये आर्टिकल, तीनों चारों पांचों आर्टिकल किससे रिलेटेड है यहाँ पे, वर्ल्ड अर्थ डे। बट यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग हैं, तो हमें तीनों चारों आर्टिकल्स को अलग अलग करके डिस्कस करना होगा। पहले आर्टिकल की बात करते हैं। इस आर्टिकल में वाटर स्ट्रेस के ऊपर फोकस किया गया है। ओके, सो प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर वाटर स्ट्रेस, क्लाइमेट रेजिलेंस। वाटर स्ट्रेस अगर हम बात करते हैं, अगर कभी भी हल्की सी भी बारिश होती है, सो द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्ट्स अ हॉटर समर एंड लॉन्गर हीट वेव्स फ्रॉम अप्रैल टू जून। इंडिया मस्ट ऑल्सो प्रिपेयर फॉर वाटर स्ट्रेस। The challenge is that we are programmed to consider acute stress. अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, हमने अपने आप को ऐसे प्रोग्राम करके रखा है कि जो चैलेंजेस है वो एक्यूट हैं, मतलब छोटे छोटे। फॉर एग्जाम्पल बारिश हो गई, थोड़ी सी बारिश हुई, इसके कारण हम देखते हैं कि आपके रोड में कितना पानी हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो हम अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखते हैं कि ठीक है, इससे तो हम डील कर सकते हैं। अगर एक दिन पानी नहीं आता, 2 दिन पानी नहीं आता, तो हम अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखते हैं कि ठीक है, हम उससे डील कर लेंगे। हीट की बात करें, वाटर की बात करें, कोई भी एक्सट्रीम वेदर हो, तो ये एक्यूट स्ट्रेस को हमने अपने आप को प्रोग्राम करके रखा है। बट लॉन्ग टर्म में इसे हैंडल करना है ना, ये तो सारी टेम्पररी चीज हो गई, बट टू बी हैंडल्ड ऑफन एज अ डिजास्टर रिलीफ वी मस्ट मूव फ्रॉम पैनिक रिएक्शन व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक्स लाइक द वाटर क्राइसिस इन बेंगलुरु। बेस्ट एग्जाम्पल इस टाइम पे बेंगलोर का लीजिए। बेंगलुरु में जो वाटर क्राइसिस है, इस तरीके की स्ट्राइक्स अभी इंडिया में नहीं है, बट आने वाले टाइम पर ये होंगी ही। आपको ये पता है कि आने वाले टाइम पे इस तरीके के क्राइसिस होंगे जहां पर हमारे पास पीने तक का पानी नहीं होगा। हम जो फ्रेश वाटर की बात करते हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। सो to understand and respond the chronic nature of risk we face. Moreover, climate action cannot be left to a few sectors or businesses, nor can environmental sustainability to be reduced to sapling plantation drive over a few days. अब देखिए, आज अर्थ डे है, आज बहुत सारे लोग देखना यहाँ पर करेंगे कि हम प्लांटेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 2 प्लांट लगा देंगे तो उससे ये जो आने वाले टाइम का ये हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं कि अगर आपने 2 सैपलिंग और प्लांटेशन ड्राइव कर दी तो हाँ, इससे सारी चीजें हो गई। आपने प्लांटेशन तो कर दिया, क्या वो प्लांट फर्दर आपने उसको दोबारा जाके देखा कि वो कितना ग्रो कर रहा है, कितना ग्रो नहीं कर रहा है? एक दिन हमने फोटो क्लिक करवाने के लिए तो कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। ओके, अब देखिए, इंडिया हाउसेस 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन में से 18% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। ऑन 2.4% ऑफ अर्थ सरफेस एरिया एंड हैज 4% ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्स। अब हम ये इंडिया का डेटा बता रहे हैं। यहाँ पर इंडिया 18% ऑफ यहाँ पर पॉपुलेशन है, 2.4% जो अर्थ का टोटल सरफेस एरिया है उसको कवर करता है, और हमारे पास 4% क्या है, ग्लोबल मतलब फ्रेश वाटर है। क्या है, फ्रेश वाटर हमारे पास कितना है, 4% यहाँ पर है। ओके, नियरली हाफ ऑफ इट्स रिवर्स आर पॉल्यूटेड। आप सभी को पता है कि इंडिया की ज्यादातर जो रिवर्स हैं वो पॉल्यूटेड है, एंड 150 ऑफ इट्स प्राइमरी रिजर्वॉयर्स आर करेंटली एट जस्ट 38% ऑफ टोटल लाइफ स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, फर्दर इट इज अ लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड। अब देखिए, हमारी सारी रिवर्स की बात करते हैं, हाफ मोस्ट ऑफ द रिवर आर पॉल्यूटेड।
ओके हमारा जो रिजर्वॉयर्स की बात करते हैं उनका जो लाइव स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. बट स्टिल इंडिया इज अ लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर इन द वर्ल्ड में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हम ग्राउंड वाटर जो है ना उसका यूज करते हैं. एंड 3/4 ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट आर हॉटस्पॉट ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स. और हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स फेस करने पड़ रहे हैं. ओके सो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप इंडिया हैज इन्वेस्टेड हेवली इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. अब इसी बैकड्रॉप के चलते इंडिया ने डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, ये भी आपको समझना होगा. सो क्लाइमेट शॉक्स विल कंटिन्यू टू चेंज. क्लाइमेट के कारण जो नेचर है आपका क्लाइमेट है वो चेंज होता रहेगा. कभी आपको सडन शॉक्स, हेवी रेनफॉल देखने को मिलेंगे, कभी यहाँ पर रैपिड डिक्लाइन इन वाटर अवेलेबिलिटी, कहीं कहीं पर बहुत बारिश हो रही है और कहीं पर बारिश नहीं हो रही है. और as well as slow onset of periodic stress, reduce water retention in soil, change in train lines for rainfall. अब जो एक पहले क्या था, पहले की बात करते हैं और अभी भी की हम बात करते हैं, अभी इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रही हैं चीज़ें चेंज. पहले के टाइम पर ये था ना कि इस टाइम पर गर्मी होगी, इस टाइम पर बारिश होगी, इस टाइम पर विंटर्स आएंगे. एक टाइम चीज़ें जो थी, एक लाइन थी, जो पीरियड था वो यहाँ पर डिफाइन था कि सारी चीज़ें ऐसी होंगी. बट ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज ये सारा जो ट्रेंड है ना, ये सारा जो पीरियडिक स्ट्रेस है वो क्या जा रहा है, आपका अलग होता जा रहा है. जो ट्रेंड लाइंस हम देख रहे थे इसमें भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं. सो सीजनल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस. अब देखिए विंटर्स में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा हमें विंटर्स में इतनी ठंड नहीं लगती है ना, टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब कि डाउन नहीं होता जितना होना चाहिए, है ना. समर की बात करते हैं, समर सीजन में इतना हाई टेम्परेचर है, 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है. ओके 45-47 डिग्री सेल्सियस, इवन इन सम स्टेट इट इज़ 50 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो. ओके सो सीजनल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के साथ हमें यहाँ पर लॉन्गर टर्म में हम जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट रिस्क है, उसको कैसे टैकल करें, इस पर भी हमें फोकस करना होगा. वाटर की बात करते हैं, इस आर्टिकल में वाटर के बारे में डिस्कस किया गया है. सो लेट्स टॉक अबाउट वाटर. वाटर फ्लोज थ्रू द इकोनॉमी. अगर हम वाटर की बात करते हैं, ये हमारी इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. वाटर की इंपॉर्टेंस समझिए. हमारे डेली जो हमारे काम होते हैं उसमें वाटर का आपका यूज होता है, डेली लाइफस्टाइल में, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में. सबसे बड़ा हम बात करते हैं, सबसे बड़ी एग्रीकल्चर में वाटर का यूज़ होता है. अभी आप सभी को हाल ही फिलहाल में इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई थी, जिसमें ये बताया गया है कि 45% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 45% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रीकल्चर में यहाँ पर क्या है, इन्वॉल्व है. और आप सभी को पता है कि इंडिया में स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन रेन. हमारी जो एग्रीकल्चर हमारे जो एग्रीकल्चर है, क्रॉप पैटर्न है, वो किस पर, बारिश पर डिपेंड है कि रेन फेड है कि अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल यहाँ पर नहीं होगी, खेती नहीं होगी. तो ये आपको यहाँ पे क्लियर है. तो आप सोचिए अगर बारिश नहीं होती है ना, वाटर स्कैसिटी हो जाती है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, और बारिश हो भी रही है तो ऐसे हो रही है जिस टाइम पर हमें ज़रूरत है पानी की. फॉर एग्जाम्पल राइस, ठीक है, जब हमें राइस को हम ग्रो कर रहे हैं उस टाइम पे हमें वाटर की जरूरत है, बट उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही है. सो इससे क्या होगा, फूड इनसिक्योरिटी आएगी. फूड इनसिक्योरिटी, अब देखिए यहाँ से पूरी आपकी लिंक बनती जाएगी. फूड इनसिक्योरिटी आया मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यूज यहाँ पे डाउन हुए आपके, है ना, न्यूट्रिशन डाउन हुआ. उसके बाद न्यूट्रिशन डाउन हुआ तो मतलब हमारी हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ेगा. अब इसमें ये पूरा यहाँ पर डिस्कस है, हेल्थ पर आपका इम्पैक्ट होगा, हेल्थ पर इम्पैक्ट होगा. जैसे कि बहुत सारी आज के टाइम पे जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, ये आपका ये वाला जो आर्टिकल है, और नेक्स्ट इसमें एक और है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं. तो ज़्यादातर जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन. ओके सो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ेंगे, हेल्थ का ये पूरा जो बर्डन है वो बढ़ेगा, तो हमारी इकोनॉमी पर ये बर्डन बढ़ेगा, है ना. किस पर बर्डन पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा. इवन जो पर्सन है, हम पॉवर्टी की बात करते हैं, इस पर पड़ेगा. तो आप देख रहे हैं ये पूरी एक साइकिल यहाँ पर लिंक है, किस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर एक दूसरे से लिंक है. तो वाटर आपका क्या है, here you will see. So for long we have not taken cognizance of the many ways by which water flows through our economy and instead addresses water and natural resources in silos. Water connects our hydrological, food and energy system. Water क्या करता है, हमारा जो hydrological, food और energy system है, इसको यहाँ पर कनेक्ट करता है, जिसके कारण ये हमारे जो millions of people हैं उनको इम्पैक्ट करता है. ओके सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. अब इसमें 2 टाइप्स की वाटर की बात की गई है.
एक होता है आपका ग्रीन वाटर, दैट ग्रीन वाटर, एंड दूसरी अगर हम बात करते हैं एक होता है आपका ब्लू वाटर। अब व्हाट इज दिस ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर? ग्रीन वाटर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं, है ना, वेजिटेबल्स की बात करें या फिर फ्रूट्स आपके हो गए, उसमें वाटर होता है। अगर वो वाटर उसको उनके टाइम पर, और वो वाटर यहाँ पर कब होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वाटरमेलन, बेस्ट एग्जांपल लीजिए आप वाटरमेलन का। वाटरमेलन को ग्रो करने के लिए एक क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल उसे वो कंडीशन नहीं मिलती है ना। वो कंडीशन जब नहीं मिलती है तो इससे क्या होगा, जो जिस तरीके से उसे ग्रो करना चाहिए, जितना उसमें वाटर होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो ये होता है उसमें जो फूड और फ्रूट में आपका जो वाटर होता है, दैट इज ग्रीन वाटर। एंड ब्लू वाटर क्या होता है? ब्लू वाटर जो आपके पॉन्ड्स, लेक्स, इनमें जो आपका फ्रेश वाटर है, ग्राउंड वाटर, दैट इज कॉल्ड ब्लू वाटर। तो इसमें इस आर्टिकल में ये कहा कि ब्रून एंड ग्रीन वाटर थ्रू वाटर अकाउंटिंग एफिशिएंट रीयूज, कि हम कैसे उनको रीयूज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ बताया गया है कि फर्स्ट, इफेक्टिव वाटर गवर्नेंस की हमें ज़रूरत है, हमें पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं वाटर, जैसे कि हम इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, देयर आर सो मैनी पॉलिसीज़, बट ग्राउंड लेवल पर इनका यहाँ पर जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। फर्स्ट, सेकेंड, इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन द जुडिशियस यूज ऑफ ब्लू एंड ग्रीन वाटर। हमें यहाँ पे जुडिशली मतलब कि वाइजली क्या करना होगा, ब्लू एंड ग्रीन वाटर को किस तरीके से इफिशिएंटली हम इसको रीयूज कर सकते हैं, इस पर फोकस करना होगा। जो हमारा टारगेट है, द नेशनल वाटर मिशन टारगेट इंक्रीजिंग वाटर यूज इफिशिएंसी बाय 20% बाय 2025 तक हमें क्या करना है, हमारा ये मिशन है, दैट इज वी हैव टू इंक्रीज वाटर यूज इफिशिएंसी बाय 20%। ओके, सिमिलरली आपका अटल मिशन और रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 की बात करते हैं। इसमें भी क्या है, रिड्यूसिंग नॉन रेवेन्यू वाटर विच लॉस बिफोर इट रीचेस टू द एंड यूजर्स। कि कई बार क्या होता है, हम वाटर तो कर देते हैं लेकिन वो जिस तक पहुंचना चाहिए उस पर्सन तक नहीं पहुंच पाता है। सो जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो इनसे हमें क्या करना है कि एंड यूजर्स तक यहाँ पर वाटर क्या हो आपका पहुंचे। थर्ड, इसमें बात की गई फाइनेंशियल टूल, है ना। हमें अब क्या करना होगा, क्लाइमेट जो हम एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं वाटर सेक्टर में स्पेशली, हमें यहाँ पर फाइनेंशियल टूल जो हमें मनी, पैसा है, उसको रेज करने की ज़रूरत है। ग्लोबल ट्रेंड को देख रहे हैं, इंडिया क्लाइमेट एक्शंस को अब धीरे धीरे फेस करने लगा है। सो क्लाइमेट, अगर हम वाटर की बात करते हैं सर, वो हाउस होल्ड, वो इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है वहाँ पर भी आपका क्या होता है, वाटर का यूज़ होता है। तो इफेक्टिवली हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं, इस पर हमें फोकस करना होगा। सो फाइनेंशियल कमिटमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज adaptation in the water and agriculture sectors are still relatively small. In 2019 and 20, for which aggregated estimates are available, the per capita annual spending on climate change mitigation was about 2,200 rupees, whereas the adaptation it was only 260. तो हमें यहाँ पे मोर फंडिंग की जरूरत है, जिससे कि हम एडेप्टेशन स्पेसिफिक इंटरवेंशंस यहाँ पर कर सकें और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इस तरीके के इनिशिएटिव्स ले करें। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट वन इज, पहले इस आर्टिकल का क्रक्स समझते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट्स हैं, उन्हें आप नोट डाउन यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, ये इतना जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस आर्टिकल में बात की जा रही है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में की बात करते हैं, वहाँ पर उसके अलावा, अंडमान निकोबार के अलावा भी छोटे छोटे यहाँ पे बहुत सारे टाइनी, 7 यहाँ पर बता रहे हैं, लिटिल जो आपका निकोबार है, आप ऐसे देखेंगे, ये हुआ हमारा। सो 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे लिटिल निकोबार है, दिस इज लिटिल निकोबार। इसी लिटिल निकोबार के आसपास हम देखेंगे छोटे छोटे यहाँ पर 7 आइलैंड नेशंस है। ठीक है, एक्चुअली इसका मैप नहीं मिल पाया है, इस वजह से यहाँ पर आपको मैप शो नहीं हो पा रहा है। सो यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड नेशन है जो कि इसमें उन्हें क्लासिफाई किया गया ऐसा अनइनहेबिटेड, मतलब कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। अब आप सभी को पता है कि अंडमान निकोबार में कितने सारे यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। इवन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। 2022 में यहाँ पर हुआ था कि here we'll see in May 2022, in complete disregard of the indigenous land ownership and management system, the Andaman and Nicobar administration issued 3 public notices announcing its intention to create 3 wildlife sanctuaries. यहाँ पर उनका इंटेंशन है कि हम 3 wildlife sanctuaries को क्रिएट करेंगे। पहली, कोरल सेंचुरीज एट म्यूरो आइलैंड,
Megapod Sanctuary as Manchal Island, and Leatherberg Turtle Sanctuary on Little Nicobar Island. ठीक है, ये 3 सेंचुरीज की बात हो गई. अब इसमें ये जो मैरो आइलैंड है और मैंचल आइलैंड है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं. लिटिल निकोबार आइलैंड के बारे में तो आप लोगों को पता होगा. यहाँ पर बात की जा रही है कि जो लेदरबर्ग बैक टर्टल है उनकी यहाँ पर एक सेंचुरी बनाई जाएगी. अब ये पार्ट पढ़ेंगे हम, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे. उन्होंने ये कहा कि ये जो आइलैंड नेशन है यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, अनइनहेबिटेड है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो रहती हैं. अब ये हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्रिएट करने की बात तो कर ली, लेकिन क्या हमने उनसे परमिशन ली, उनसे डिस्कस किया? नहीं. सो इस आर्टिकल में वही डिस्कस किया गया है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने मर्जी से यहाँ पर सारी चीज़ें कर रही हैं और उन ट्राइबल पॉपुलेशन जो पीपल है उनसे आपने डिस्कस नहीं किया, उनसे कुछ कंसर्न नहीं किया, और आप उनसे बिना मतलब कि उनकी परमिशन की एक तरीके से विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग आप उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, है ना, उनको क्या कर रहे हैं, वॉलेट कर रहे हैं. ओके, सो हियर यू विल सी दीज आइलैंड्स आर नॉनदलेस इंटीग्रल टू द इंडिजिनियस कम्युनिटीज ऑफ द रीजन. टू ऑफिशियली कॉल्ड मेरो एंड मैंचल आर नोन एज पिरुवई. यहाँ पे मेरो को पिरुवई भी कहा जाता है एंड प्यांगे का, ये आपको याद रखना है. सो द पायुत, द इंडिजीनियस सदर्न निकोबारिस पीपल, यहाँ पे पायु है, सॉरी पायु नॉट पायुत, पायु, ये इंडिजीनियस सदर्न निकोबारी पीपल हैं. होल्ड ट्रेडिशनल राइट्स ओवर दीज एंड अदर आइलैंड्स. इनके पास ट्रेडिशनल राइट्स है कि जो यहाँ का पूरा आइलैंड है इसको होल्ड करके रखते हैं, और उन्होंने यहाँ पर ऐसा करके रखा जैसे कि हम नेचर की पूजा करते हैं, है ना, उसको वर्शिप करते हैं. इट मीन्स हम नेचर को एक तरीके से क्या करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं. सो मिलेनिया दीज हिस्टोरिकल आइसोलेटेड इंडिजीनियस हैव रिलाइड ऑन दीज आइलैंड्स एज अ रिसोर्सेज रिजर्वॉयर फॉर सस्टेन्स एंड प्रोटेक्टेड दैम. इन्होंने इसको प्रोटेक्ट करके रखा है. मैंचल इज रिवर्ड used and protected under the spiritual realm called Pingyang, a spirit that is believed to reside in on the island. तो उन्होंने कहा कि एक स्पिरिचुअल रियलम है पिंग्यांग, मतलब कि ये कहा जा रहा है कि इस आइलैंड में एक स्पिरिट है जो रिसाइड करती है और उसको हम क्या करते हैं, पूछते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं यहाँ पर उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है और हम यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको हार्म नहीं करते हैं. सिमिलरली मोरे की बात करते हैं. इट इज बिलीव टू द एडॉब ऑफ लीजेंडरी आइलैंडर्स कम्युनिटी. हियर टू स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम इन्फ्लुएंस हाउ द आइलैंडर्स यूज एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज. तो यहाँ पे क्या है, स्पिरिचुअल बिलीफ इकोसिस्टम के साथ आपका लिंक कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, यहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें. आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर होगा. सो इसमें अभी यही पूरा बताया गया है. अब यहाँ पर अनाउंस हुआ है आपका कि अप्रॉक्सीमेटली 1200 सदर्न निकोबारीज इनहिबिट पटाई टेकामरू, ग्रेट निकोबार आइलैंड को भी पटाई टकारू and Patabi Little Nicobar Island holding traditional rights over both inhabited and ostensibly uninhabited island. Yet the Andaman and Nicobar administration neither consulted nor informed the Southern Nicobaris of its plan. तो यहाँ पर जो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है, ना तो उनसे कंसल्ट किया, ना ही उनको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि हाँ हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं. Okay, so here you will see the announcement of wildlife sanctuaries coincided with growing scrutiny and criticism from experts over the denotification of the Galthia Bay Wildlife Sanctuary for the 7200 crore mega project Great Nicobar UNESCO Biosphere Reserve. तो यहाँ पर ग्रेट निकोबार की बात करते हैं, जो आपका गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये डी नोटिफिकेशन यहाँ पे जब से आया तब से यहाँ पे बातचीत हो रही है कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्रिएट करेंगे. ओके, सो देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को क्रिएट करने से क्या होगा, अब गवर्नमेंट का इतना फोकस इस एरिया में क्यों जा रहा है, हमारे पास क्वेश्चन ये आता है. सो पहली चीज़ क्या आ जाती है, यहाँ पर हमें क्या करना, जैसे कि हम बात करें टूरिज्म को प्रमोट करना, पहली चीज़ ये. दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ट्रेड, इसका जो लोकेशन है, तो ट्रेड की बेसिस पर हम देखें तो ट्रेड वगैरह यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है. सो ट्रेड होने के कारण इस रीजन की इंपॉर्टेंस और इसकी जो जियो स्ट्रेटेजिकल मतलब कि आप कह सकते हैं लोकेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, इस रीजन में आप देखेंगे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हमें सिक्योरिटी का जो पर्पज़ है इस वजह से भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट का कहना है. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा ये आर्टिकल पूरा. ना नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज
द चैलेंजेस ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया गया कि उसके सामने भी हमारे सामने क्या है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वाटर की बात करते हैं, जैसे कि वाटर क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है जो खत्म हो सकता है ना। अगर हमने इसका इफेक्टिवली यूज नहीं किया तो वाटर एक टाइम पर आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं सन की, विंड की, तो ये ऐसे रिसोर्सेस हैं जो खत्म नहीं हो सकते हैं, मतलब कि खत्म नहीं होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि सोलार एनर्जी और जो विंड एनर्जी है इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का मतलब कि ये जो कंसंट्रेशन है इसको कम किया जा सकता है। बट इसके चलते हुए हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं इन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। पहली बात अगर हम बात करते हैं, अगर हमें इंडिया की स्ट्रेटजी है कि हमें फॉसिल फ्यूल से कहाँ बढ़ना है, फॉसिल फ्यूल से हमें क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। सो द a key pillar on India's mitigation strategy, we have 241 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड अंडर सोलार पार्क। बट यहाँ पर अभी हमारे पास कहा जा रहा है कि हमारे पास कितना 214 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है जहाँ पर हमने सोलार पार्क किया है। बट एक स्टडी के सामने ये समझ में आया है कि हमें कितनी लैंड की ज़रूरत है, 50,000 टू 75,000 स्क्वायर किलोमीटर तक की लैंड की जरूरत है, मतलब हाफ साइज ऑफ द तमिलनाडु, टू अचीव नेट जीरो टारगेट्स। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ना। सो इंडियाज 2 लार्जेस्ट सोलर पार्क की बात करते हैं, कौन कौन से, आपका भदला इन राजस्थान एंड पावरगंडा इन कर्नाटका। तो ये अभी तक के हमारे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट्स हैं, है ना। और जो भी यहाँ पे कॉमन लैंड्स हैं, कॉल्ड ऑरेंज एंड pastoralists are faced with shrinking grazing land, forcing some of sell their livestock through away prices. Such losses have led to protests demanding recognition of common land under the False Right Act 2006. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे पास अभी यही प्रॉब्लम आ रही है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी इसमें हमें वो करने के लिए, पहली बात तो लैंड की कमी, उसके बाद फिर कॉस्ट इतना ज़्यादा इसका हाई है, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने अभी प्रॉब्लम आ रही हैं। ओके। और इस आर्टिकल में जो सस्टेनिंग आवर अर्थ एंड नरिशिंग आवर बॉडीज, तो इसमें इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया। छत्तीसगढ़ का आप इसमें एक एग्जांपल दिया गया। छत्तीसगढ़ में विमेन का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन्होंने क्या किया हुआ है, 10 डेसिमल का जो लैंड है उसमें मल्टी लेयर फार्मिंग की गई है, जिससे कि वो क्या कर सके, मिटिगेट जो लैंड डिग्रेडेशन है। और अंडर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, टू सिक्योर राउंड द ईयर इनकम्स, उन्होंने क्या किया, मल्टी लेयर फार्मिंग को यहाँ पर अप्रोच किया है। मतलब उन्होंने कैसे 4 लेयर्स में क्रिएट किया। कैसा, पहले एक रूट लेयर है, रूट लेयर मतलब जहाँ पर जो आपके ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेडिश हुआ, बीट रूट हुआ, है ना, आपका कैरेट हुआ, तो जो आपके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रूट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसकी यहाँ पे लेयरिंग करी। सेकेंड यहाँ पर सरफेस लेयर, जो आपके लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, है ना, लीव, फॉर एग्जांपल आपका स्पिनच हुआ, है ना, कोई हम बात करते हैं जो स्पिनच वाली लीफ वाली जो आपकी वेजिटेबल्स होती है, लीफी वेजिटेबल्स। सेकेंड है, नेक्स्ट है उनका यहाँ पर सरफेस लेयर, लाइक ब्रिंजल है, जो थोड़ा सा सरफेस से ऊपर होके जो फूड आइटम्स है। और उसके बाद करते हैं क्रीपर्स, लाइक बॉटल गार्ड, लॉन्ग बीन्स, तो ये क्या होते हैं, आपके क्रीपर्स होते हैं। सो इस तरीके से उन्होंने क्रिएट किया है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकें, जो लैंड उनका डिग्रेड हो रहा था तो वो उसको भी क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। सॉइल इकोसिस्टम भी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। और एक तरीके से जो एक मिसिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थी उसको भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इनपुट कॉस्ट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनिमल है ना। और उसके साथ साथ यहाँ पे इनिशिएट किया जा रहा है कि वो क्या कर सके, इनकम को भी जनरेट कर सके। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारी जो फूड सिक्योरिटी है ना, फूड सिक्योरिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो क्लाइमेट चेंज क्या है, हमने जैसे अभी बात किया था, क्लाइमेट चेंज हमारा डायरेक्टली लिंक है किसके साथ, यहाँ पर न्यूट्रिशनल एंड फूड इनसिक्योरिटी के साथ। ओके, फूड सिक्योरिटी के साथ। तो इससे मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे हेल्दी डाइट्स को हमने क्लाइमेट चेंज के साथ हम क्या कर रहे हैं, हेल्दी डाइट्स को भी यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। इससे क्या होगा, जैसे कि हम बात करते हैं बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं
जिसकी वजह से here you will see India itself suffer from many forms of malnutrition. 32% of children under 5 are underweight. यहाँ पर इंडिया में 32% जो चिल्ड्रन है वो अंडरवेट हैं. 74% ऑफ द पॉपुलेशन कांट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट. इंडिया की जो 74% जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी डाइट को अफोर्ड ही नहीं कर पाती है. अनहेल्दी डाइट्स आर लीडिंग टू सर्ज इन द प्रिवलेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. और जब अनहेल्दी डाइट्स होती हैं तो उससे क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ती हैं. सो however, it is true that over the years, India has made notable progress in understanding the sustainability and nutritional content of diet. It is now important for India to reflect on whether healthy diets कैन हेल्प मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. तो इसमें ये कहा जा रहा है, देखिए हेल्दी डाइट से क्या हो सकता है, हम क्लाइमेट चेंज से भी मिटिगेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हम ऐसे फूड आइटम्स को ग्रो करें, फूड ग्रेन्स को ग्रो करें. फॉर एग्जांपल मिलेट्स की बात करते हैं. मिलेट्स ऐसे हैं जिसमें वाटर भी कम लगता है आपका और वो हेल्दी भी होते हैं, न्यूट्रिशनल होते हैं, हम उनको ग्रो कर सकते हैं. और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं इन सारी चीज़ों पर, तो ग्रीनरी ज़्यादा रहेगी, सॉइल का यहाँ पर जो लेवल है, सॉइल की जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगी और जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो भी उसको क्या कर रही है, सर्व कर रही है. सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा. तो हम ऐसे और इनिशिएटिव ले सकते हैं जहां पर हम इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, एक मल्टी लेयर फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे. आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.